हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं उत्सव ऑनलाइन चैनल, जो आपका एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जिसमें नीट की सारी तैयारियां मतलब पीसीबी कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगी। ये नहीं कि हमें यूट्यूबर नहीं बनना है, हम आपको भले डॉक्टर ना बना पाए लेकिन डॉक्टर के लायक बनाएंगे। ठीक है, तो आइए जुड़े रहिए उत्सव ऑनलाइन पे, अपना विश्वास बनाए रखिए और देखिए इस चैनल से इस ऑफलाइन क्लासेस तक कहाँ तक पहुंचती हैं। तो आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने रक्षाबंधन का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और उम्मीद है अच्छे से हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिंदगी में जब तक रंग नहीं होगा तब तक सारे फेस्टिवल फीके लगेंगे। तो आप लोग उससे अच्छा ये है कि एंजॉय करिए, लेकिन सबसे पहला आपका धर्म है आपका एग्जाम। तो एग्जाम जो आने वाला है वो उसके बारे में देखिए। मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी के शिवम से पढ़ा ही रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। बायोटेक आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, जान है पूरी जेनेटिक्स की और इसकी। भाई बायोटेक के बिना जेनेटिक्स के बिना बायोटेक कैसे आप समझ में आए। ठीक है, लेकिन मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इधर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देखिए आपको मैंने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया 1 शॉट 2 में, पॉलीमर एक ही शॉट में पढ़ाया। मतलब बायोमॉलिक्यूल आपके बायो से भी रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी पता है। ठीक है, फिर पॉलीमर पढ़ा जो एक क्वेश्चन फिक्स है आना, इससे 1-2 क्वेश्चन आना फिक्स है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपकी इकोलॉजी से रिलेटेड होगी। मतलब समझिए आप, केमिस्ट्री को मैं बायो से रिलेट करके 2-2 नंबर दे रहा हूँ आपको, मतलब इधर भी यानी आपको 8 नंबर का काम हो रहा है। तो जब हमें 25 से 30 नंबर बूस्ट हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है सिलेक्शन लेने में और रैंक बढ़ाने में और मेडिकल कॉलेज को अचीव करने में। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए पढ़ते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो 1 शॉट में पढ़ेंगे। इसका लेक्चर थोड़ा सा ये पहला बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें ड्रग्स वगैरह सारी चीजें पढ़नी है। तो आइए, चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ताकि आपका एक मिनट 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखने में ना वेस्ट हो। तो आइए देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक स्ट्रेटजीज क्या होगी। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, पेन ही नहीं चल रहा। ठीक है तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी डे टू लाइफ में केमिस्ट्री यूज हो रही है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, मतलब मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। मेडिसिन ले रहे हैं, सोप यूज करते हैं आप लोग, डिटर्जेंट यूज करते हैं। ठीक है, सुंदर कैसे बना जाए, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें आपकी जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, केमिकल्स इन आप लोग एंजॉय करते रहिए लेकिन पढ़िए। केमिकल्स इन मेडिसिन पढ़ना है आपको। फिर आप पढ़ेंगे केमिकल्स इन फूड। पहले देख लेते, इससे इतने में ही चैप्टर आपका निपट जाएगा, केमिकल्स इन फूड। फिर आप लोग पढ़ेंगे क्लींसिंग एजेंट और लास्ट है आपका कॉस्मेटिक, केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स। तो आज आप लोग सीखेंगे कि आपकी मेडिसिन कैसे वर्क करती है। इसमें मैं बेसिकली आपको पढ़ाऊंगा ड्रग्स दवाइयाँ। ठीक है, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो भाई उसके बारे में बेसिक जानकारी तो होना चाहिए, ड्रग्स। फिर फूड, इसमें क्या पढ़ेंगे सर हम लोग, इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रिजर्वेटिव। भोजन को बहुत लॉन्ग टाइम बचा के रखना है। जो आपके मार्केट में फूड प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है, तभी वो आसानी से खराब नहीं होते। प्रिजर्वेटिव्स वो पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव्स। और पढ़ेंगे आप आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये पढ़ना है आपको। ठीक है, ये आपका हो गया केमिकल्स इन फूड में। क्लींसिंग एजेंट में आप पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसमें पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, शैम्पू वगैरह भी पढ़ेंगे। देखिए आपका हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है। जैसे इस बार ये डिटर्जेंट से ही क्वेश्चन आया हुआ था, कैटायनिक डिटर्जेंट पूछा था। जैसे आप कैटायनिक एनायनिक डिटर्जेंट जब पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा। सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। नीट 2020 का क्वेश्चन। तो कैसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि नीट 2021 में एक क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, आना फिक्स है। फिर कॉस्मेटिक में सुंदर कैसे बना जाए। ठीक है, सुंदरता के लिए भी बात करेंगे थोड़ा बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो कॉस्मेटिक्स में ये पढ़ाऊंगा। और आपको क्लींसिंग एजेंट, सफाई कैसे करना, कपड़ा कैसे धुलना, यहाँ भी वो भी चलेगी।
ठीक है। ड्रग्स वगैरह मेडिसिन कैसे लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड, मतलब सारी चीजें केमिस्ट्री आपकी जो डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है, बस इतने पॉइंट में आपको निपटा देना है। देखिए पूरे चैप्टर की मैंने सारांश बता दी, समरी बता दी। देखिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक स्ट्रेटजीज पहले तैयार करना होता है। कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसको बेसिक्स पढ़ना हो, मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए भाई, रोड मैप पता होना, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो जब आपका जिस पॉइंट से जा रहे हो, जहां को जाना है, अगर वो रास्ता क्लियर होता है तो आपको आसानी से मंजिल मिल जाती है। ठीक है, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यही पढ़ना है। ड्रग्स, पहले इसमें डाइज वगैरह भी पढ़ाई जाती थी, ड्रग एंड डाइज, लेकिन डाइज आपको सिलेबस से आपके बहुत दिन से हटा दी गई, तो डाइज वगैरह आपको पढ़ना नहीं है, केवल ड्रग्स पढ़ना है। प्रिजर्वेटिव यानी फूड आइटम के लिए एजेंट में सोप और डिटर्जेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। कॉस्मेटिक्स, देखिए कॉस्मेटिक्स कैसे रिलेट करूंगा ये चैप्टर के अंदर आपको देखना है, तो बस बने रहिए और देखते रहिए। तो ये हो गया, हम लोग शुरू करेंगे केमिकल्स इन मेडिसिन, यानी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है केमिकल्स इन मेडिसिन यानी ड्रग्स के बारे में। व्हाट इज ड्रग्स, क्या होते हैं ड्रग्स, क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जैसे पॉलीमर में उनका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह मैंने देखा था, ठीक है। ड्रग्स आर लो मॉलिक्यूलर मास ड्रग्स। व्हाट इज ड्रग्स, ड्रग्स आर, हेडिंग पड़ेगी आपकी ड्रग्स, ड्रग्स लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है, लो मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास लो होता है, तो सर कितना होता है, एनसीईआरटी ने जो दिया है वो डेटा दिया है 100 से लेके 500, 100 to 500 यूज यूनिट ऑफ वेट, इतना यूनिट। जैसे मैंने बताया था पॉलीमर में कितना वेट था, कितना था 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 7 यू, ये माइक्रो मॉलिक्यूल थे, माइक्रो मॉलिक्यूल थे, ठीक है। कौन, पॉलीमर। देखिए एक मोनोमर से मिलकर पॉलीमराइजेशन होकर पॉलीमर बना है, जिसका वेट कितना था, इतने से इतना होना चाहिए रेंज में, तब वो पॉलीमर कहलाएगा। इसी तरह लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड इज ड्रग्स दैट मॉलिक्यूलर वेट लाइज बिटवीन 100 to 500 यू। एनसीईआरटी का डेटा मतलब वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं, सारी एनसीईआरटी की जो आपको रीडिंग भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपिक जहां से इंपॉर्टेंट वही लाइन आपको उठा के चिपका दी गई है, और ऐसे वैसे नहीं है, यह क्वेश्चन बेसिस पे है, आपके क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। आप जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करिए या नीट के करिए। देखिए जेई मेन के ये क्वेश्चन मैंने इसमें सारे देखे निकाल के जो है पढ़े हैं, क्योंकि आप लोग को मतलब ये नहीं बोलना कि जेई के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे तो हवा में बोलिए, पहले वो करके देखेंगे, हम लोग करके देखते हैं तब बताते हैं। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ साथ में दिया, बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर एक साथ दिया है इसके लास्ट में, तो आप जेई के क्वेश्चन कर सकते हैं, जीटी आपको नीट में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट का तो आप लोग के पास होगा ही एमटीजी का, ठीक है। ये आपका जो है दिशा पब्लिकेशन अरिहंत का है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट 100 to 500। तो अब ड्रग की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज ड्रग्स, ड्रग्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, केमिकल विच इंटरेक्ट विथ, चल रहा है ये, केमिकल्स विच इंटरेक्ट विथ माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल यहाँ आपके रिसेप्टर की बात हो रही है, बायोलॉजिकल रिसेप्टर जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। माइक्रोमॉलिक्यूल में भी आप ज्यादातर प्रोटीनेशियस होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकता है, आपका न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, तो केमिकल विच इंटरेक्ट विद माइक्रोमॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता हूं। Chemical which interact with macromolecule and produce biological response is known as drugs, इसी को ड्रग्स कहने लगते हैं, ठीक है। When biological response is pharmaceutical, देखिए एक लाइन यहाँ पे आगे जोड़ना है आपको, when biological response is useful, आपके लिए उपयोगी है, and therapeutics है, related to therapy, therapeutic वर्ड है थेरेपी से, एंड थेरोपैटिक्स, ये कैसा हो, यूजफुल हो, थेरोपैटिक्स हो, तब इसी को हम लोग कहने लगते हैं मेडिसिन। यही ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस है बच्चे। मेडिसिन ड्रग्स इज अ बिग क्लास इन विच मेडिसिन लाइज कम्स, ठीक है। मेडिसिन किसे कहते हैं, व्हेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, आपका केमिकल इंटरेक्ट करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया, और वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप ले रहे हैं ड्रग्स, तो एक पर्टिकुलर डोज होगा, उसी की बेसिस पे लेंगे, उससे ज्यादा ले लिए तो निपट जाएंगे, या कम लिए तो भाई वर्क नहीं करेगी, वो अलग मैटर है। तो ठीक है, तो व्हेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज यूजफुल एंड थेरोपैटिक है, उसे मेडिसिन कहने लगते हैं, ठीक है। इसकी हायर डोज, अगर मान लीजिए ज्यादा डोज में ले लिया, हायर डोज
मे बी पोटेंट पॉइजन। हायर डोज, ये देखिए अब ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है। हायर डोज, इसके ऊपर लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हायर डोज क्या है? हायर डोजेस ऑफ ड्रग इज, आपको जितना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप उतना ही लीजिए, ठीक है। वो इतने दिन से पढ़े हैं तो वैसे ही नहीं होगा कि रिकमेंडेशन, भाई जितनी आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है उसी के डोज के हिसाब से आप यूज करते हैं ना। तो हायर डोजेस इज पोटेंट, मतलब पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, पोटेंट पॉइजन, जिसे कहते हैं ना दवाई रिएक्शन करके और आदमी निपट जाता है, ठीक है। वही है, पोटेंट पॉइजन का काम करती है। अब एक हम लोग को पढ़ना है कीमोथेरेपी। व्हाट इज कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ डिसीजेस विथ केमिकल्स, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीज होता है उसको केमिकल के थ्रू ट्रीट करते हैं और उसको सही करने की, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। एंड फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी वाज पाउल एहरलिच को माना जाता है। मॉडर्न कीमोथेरेपिस्ट किसे माना जाता है? फादर, जनक माना जाता है पाउल एहरलिच को। ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे कीमोथेरेपी। क्या होती है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry that deals with disease by chemicals, या ड्रग्स, केमिकल्स, known as chemotherapy, known as कीमोथेरेपी। इसके फादर किसको माना जाता है? फादर ऑफ कीमोथेरेपी या फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी कौन है भैया? आपकी ये है पाउल एहरलिच। पाउल एहरलिच पाउल एहरलिच, नाम मत भूल जाना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ठीक है, याद कर पाए तो ठीक है, नहीं इतना याद कर लो कि कीमोथेरेपी क्या है, आपके मन में एक बेसिक जो है वो पता चल जाए, ठीक है। इसका हायर डोज कैसे बताया था मैंने? हायर डोज इसका क्या है? पोटेंट पॉइजनस है, पॉइजन का काम कर सकता है, ठीक है। तो जितना रिकमेंडेशन है उतना ही लेना चाहिए। और इसका थेरेपेटिक यूज, यानी यूजफुल हो, बेनिफिट में अगर ले रहे हैं तो आप वो मेडिसिन कहलाती है, ठीक है। ठीक है, तो ड्रग्स क्या है? लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं, कितना? तो 100 से 100 to 500 यू, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या होती है ये बता दिए। अब हम लोग आगे चलेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन 4 प्रकार पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिकल यूज, ये जो डॉक्टर और आपके जितने केमिस्ट होते हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिकल यूज। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन में आपको मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। जो कि एकदम डिक्टो एनसीईआरटी चल रहे हैं, कुछ भी छोड़ेंगे भी नहीं और काम भी हो जाए आपका, ठीक है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। पेन कहाँ? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन मैंने बताया था किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिकल इफेक्ट, थेरेपी से रिलेटेड थेरेपेटिकल इफेक्ट, ठीक है बच्चा। ये यूजफुल फॉर डॉक्टर्स एंड केमिस्ट, यूजफुल फॉर डॉक्टर, यही क्लासिफिकेशन डॉक्टरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये बात मेंशन है।
ठीक है। इसी पे हम लोग पढ़ेंगे कि भैया कौन सी एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक है। अब जैसे आपको फीवर है, फीवर के अगेंस्ट एंटीपायरेटिक, पायरस का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो आपकी टेम्परेचर जब बॉडी के बढ़ जाता है तो कहते हैं ना बुखार आ गया। तो एंटीपायरेटिक कौन सी है, ठीक है, तो वही दवाई आपको दिया जाएगी जो एंटीपायरेटिक होगी। अब ये नहीं कि एंटीसेप्टिक दे दिया जाएगा भाई, जब आप एंटीसेप्टिक की जरूरत पड़ेगी तो एंटीसेप्टिक दिया जाएगा। तो एंटीपायरेटिक फीवर के लिए, फिर एंटी सेप्टिक या एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जब आपको पेन हो, पेन किलर दिया जाएगा एनाल्जेसिक। ये तो नहीं कि भाई एंटीसेप्टिक की जगह दे दिया जाएगा। और एक एंटीसेप्टिक। तो यही है दवाई के अलग अलग भाई थेरेपेटिक इफेक्ट है, तो उनके बेसिस पे इसे दिया जा रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे दिया जाएगा। अब ये एनाल्जेसिक वगैरह में क्या कौन सी पढ़ाना है वो आपको मैं बताऊंगा। ड्रग एक्शन के बेसिस पे हमें पढ़ना है, ठीक है, खत्म हो गया। हाँ, एनाल्जेसिक में पढ़ाऊंगा और एंटीसेप्टिक में डिसइंफेक्टेंट पढ़ेंगे आप लोग और डिटॉल वगैरह, ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट वो साथ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिकल इफेक्ट देख लिया। अब ये कैसा था, यूजफुल फॉर डॉक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ेंगे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ पेन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन पे मतलब ड्रग किस बेसिस पे काम कर रही है उसके बेसिस पर पढ़ेंगे आप लोग ड्रग एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, किस काम पे कैसे कर रही है उसे ड्रग एक्शन पे। जैसे मैंने कहा कि जो आपका हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन है, ये क्या कराता है, स्वेलिंग वगैरह करा देता है बॉडी में। एलर्जिक में भी रिस्पॉन्सिबल है, स्वेलिंग वगैरह करा देता है। ये स्वेलिंग क्या वो, ये स्वेलिंग वगैरह भी करवा देता है, ठीक है। तो हिस्टामीन को वही रोकना पड़ेगा बॉडी के लिए। पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है ये, इसको रोकने के लिए बॉडी में क्या निकलता है, एंटी हिस्टामाइन निकलता है, एंटी हिस्टामाइन। तो बॉडी ने अपने आप या एंटी हिस्टामाइन दवाइयां दी जाती हैं या तो एंटी हिस्टामाइन निकलता है, तो इसके खिलाफ हिस्टामाइन के खिलाफ एंटी हिस्टामाइन निकलता है। तो इसी के बेसिस में ड्रग एक्शन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह। तो ये हो गया। द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन कैन बी ब्लॉक्ड आल्सो। हिस्टामाइन के सिक्रीशन को ब्लॉक किया जा सकता है बाय ड्रग्स। हिस्टामाइन एक्शन कैन बी ब्लॉक्ड, ये हो गया। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मर गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कुछ दवाइयों के स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर होंगे, जैसे सल्फोनामाइड्स है, सल्फोनामाइड से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां होंगी उनके ड्रग स्ट्रक्चर लगभग सल्फोनामाइड जैसे ही होगी, ठीक है। देखते हैं। On the basis of what? On the basis of structure. थर्ड क्लासिफिकेशन है, पहला बताया, दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन देखिए, जैसे मैं कोई एक स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके लिए, ठीक, ये ठीक है, अरे यार चाहिए ऐसे कर लो, अल्टरनेट पे लगाना डबल बॉन्ड, ठीक है। NH2 लगा, H2N NH2, NHR। अब ये जो R पोजीशन है इसी को आप बदलते जाओ और ड्रग्स के अलग अलग कंपोनेंट आपको मिलते जाएंगे। जो ये R है अल्किल ग्रुप है, इसी को बदलते जाइए। तो NHR यहाँ, तो ये क्या है, सल्फोनामाइड से, क्या है सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। तो ड्रग एक्शन के बेसिस में लगभग सारा जो सल्फोनामाइड से रिलेटेड ड्रग्स होंगे उनके स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे, ठीक है। सल्फोनामाइड ये खत्म हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ, ये थर्ड पार्ट खत्म। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट पे देखेंगे।
मॉलिक्यूलर टारगेट क्या होते हैं भैया? मॉलिक्यूलर टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर किसके हो सकते हैं? केमिकल्स, सॉरी, रिसेप्टर जो बॉडी के अंदर होंगे वो आपके प्रोटीनेसियस हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं, लिपिड के हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट। 4th नंबर का है, तीसरा खत्म हुआ, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, ड्रग टारगेट्स के बेसिस पे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा कि ड्रग टारगेट कैन बी ड्रग टारगेट कैन बी, ये रिसेप्टर होते हैं, कैन बी ज्यादातर प्रोटीनेसियस, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वही कार्बोहाइड्रेट, और आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन सब के क्या होंगे? ड्रग टारगेट। किस पे ज्यादातर प्रोटीनेसियस पे एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, कौन सी ड्रग? तो वो ड्रग टारगेट के बेसिस पे। तो 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन था आपके उसमें। आपका सबसे पहले थेरोपेटिकल इफेक्ट कैसे था, फिर उसके बाद ड्रग एक्शन कहाँ ले रहा है, फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे था, फिर ड्रग टारगेट के। तो 4 बेसिस पे आपको मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये हो गए खत्म आपके ड्रग टारगेट्स। तो ये देख लिया आप लोगों ने क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्यादातर ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। भाई ड्रग टारगेट तो हो रहा है, लेकिन उसका इंटरेक्शन कैसे है, एंजाइम के साथ कैसे बाइंड करता है। ये जो पहले पेज में पूरी कहानी लिखी हुई है, जो आपको सबसे बोरिंग है, अभी तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। एंजाइम वगैरह आपको मैंने बायोमॉलिक्यूल में बहुत अच्छा समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो वो जो है एंजाइम ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग टारगेट इंटरेक्शन आपको पढ़ाते हैं। आपकी हेडिंग रहेगी ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। जैसे क्लासिफिकेशन खत्म हुआ, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या, आपको पहले समझना होगा एंजाइम्स के बारे में। व्हाट इज एंजाइम्स? एंजाइम क्या होते हैं? ये एंजाइम ही बायो कैटलिस्ट है। क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट है जो अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे। वन एंजाइम कैन कॉजेस थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन को चला सकता है। इसे क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट कहते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं भाई, और दे वर्क ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भाई बायोलॉजिकल एंजाइम्स है। और जो कैटलिस्ट भाई बायो कैटलिस्ट है, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनका अलग होता है, स्पेसिफिक वो हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऑप्टिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ये सारी चीजें एंजाइम्स के बारे में आप लोग जानते थे, मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं? एंजाइम कहाँ पे एक्ट करेगा? रिसेप्टर पे आके एक्ट करेगा, ठीक है, रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर ही ऐसा वो है जो कम्युनिकेशन कराता है। क्या कराता है? कम्युनिकेशन। जैसे कोई एंजाइम संदेश लेके आता है तो उसको कम्युनिकेशन कौन कराता है? ये कराता है आपका रिसेप्टर्स। कम्युनिकेशन ठीक है, ये कौन कराता है? रिसेप्टर करवाते हैं, ठीक। एक होता है ट्रांसमिशन वन वे रिस्पॉन्स होता है ट्रांसमिशन। जैसे आपने अपने दिल की बात किसी से कही, उसने रिप्लाई दी या नहीं दी वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या हुआ? आपने ट्रांसमिट कर दिया, ये ट्रांसमिशन है। और आप जैसे कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन कहते हैं ना वार्तालाप। तो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में, एक बोलेगा एक जवाब देगा, फिर उससे कुछ रिलेटेड बातें पता चलेंगी, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन आपको दो तरफा होता है, और जो एक तरफा होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में होगा, ठीक है। जैसे ट्रांसमिशन एक ही आदमी करता है। जैसे आपने पता नहीं
भाई रिस्पॉन्स दिया, आपने इजहार किया अपने प्यार का, उधर से आंसर मिला कि नहीं मिला, ये ट्रांसमिशन है। लेकिन आप दोस्तों से जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। ये कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? रिसेप्टर। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम ही इनको सिग्नल देते हैं। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट दैट कैटलाइजेस द डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ये कहते हैं बायोकैटलिस्ट है। बायोकैटलिस्ट की क्या खास बात है? वेरी स्पेसिफिक है। एक बायोकैटलिस्ट थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन को चला सकता है। ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही वर्क करते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइड, मैं आपको जब बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ उसमें रेस्पिरेशन, तो थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन करवा सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब आरबीसी, एक ही आरबीसी को फाड़ को देखो तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन बना के पड़ता है। तो भाई ये क्या है? ये बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वर्क करते हैं, बायोकैटलिस्ट कहती है। ये आपने पढ़ लिया रिसेप्टर के बारे में। अब रिसेप्टर भाई प्रोटीनेशियस हो सकता है, इसी में और क्या लगे होते हैं? जैसे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं? अब ये तो भाई आपने एंजाइम भेजा, उन्होंने रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स कर दिया, अब इसको पूरी बॉडी में कौन ट्रांसमिट करेगा? तो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं न्यूक्लिक एसिड। मैंने जब पढ़ाया था बायोमॉलिक्यूल आपको केमिस्ट्री में, तो पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड दो, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए क्या करते हैं? ये आपके डीएनए आरएनए में ही संदेश छुपा होता है, यही ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट द मैसेज। ठीक है, जैसे मैसेंजर आरएनए लेके आया, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है आप, तो आप तो बहुत अच्छे समझेंगे। ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट पहले लिख लेता हूं, ट्रांसमिट द मैसेज, ट्रांसमिट द मैसेज। मैसेज को क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये भरो, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को। तो ये क्या जैसे आप तो बायो के स्टूडेंट है, बात कहां चल रही थी? तो ये था कि जैसे मैसेंजर आरएनए आया, आरएनए में कुछ कोड लिख के आए, बायोलॉजिकल कोडान लिख के आए, अब उनको कैसा प्रोटीन बनाना है वो कोड उस पर छपा हुआ है, फिर ट्रांसफर आने के पास पहुंचेगा, एसाइलेशन वगैरह होगा, वो आप एमबीआई में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वो अच्छे से पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड का यही काम है, मैसेंजर आरएनए गया तो ये आरएनए के अंदर छुपा हुआ, डीएनए इसका कोड करेगा, सबके अलग अलग फंक्शन है। तो बस आपको मतलब इसमें क्या समझना है? रिसेप्टर के बारे में समझे, एंजाइम के बारे में समझे। अब और बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं जो कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के भी हो सकते हैं, वो तो पहले ही पढ़ा दिया, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो पूरे बॉडी के अंदर ये लगे होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोमॉलिक्यूल जो होते हैं ये मेम्ब्रेन के इनसाइड भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बताई। अब एंजाइम का काम दो होता है, एंजाइम का दो काम होता है। एक ये होल्ड करते हैं, किसे? रिसेप्टर्स को। जो मैसेज आ रहा है उसको होल्ड करते हैं, भर गया, जो सबस्ट्रेट आ रहा है, जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसको क्या करते हैं? होल्ड ऑन करते हैं, होल्ड ऑन करते हैं। एंजाइम्स का मेन काम क्या होता है? एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम क्या करते हैं भाई? दे होल्ड सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट आया उसे होल्ड करते हैं, होल्ड सबस्ट्रेट, या दे आल्सो प्रोवाइड साइड्स, प्रोवाइड साइड। जब तक भाई साइट नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो एक्शन कैसे करेंगे? प्रोवाइड साइड्स। देखिए, एलोस्टेरिक साइट और एक्टिव साइट दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, पहले हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं वो एक्टिव साइट, प्रोवाइड एक्टिव साइट, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एक्टिव साइट। ठीक है, अभी एलोस्टेरिक साइट क्या थी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने देखा, यहाँ पे लिखते हैं, बनाते हैं। जैसे कोई ये सबस्ट्रेट आया मैसेज लेके, ये सबस्ट्रेट देखना इधर। ठीक है, ये कोई सबस्ट्रेट आया लेके मैसेज, और इसका शेप कैसा है? ऐसे है, शेप इसका ऐसे। तो इसका जो साइड्स होगा, एलोस्टेरिक साइड, जिस पर ये एक्ट करेगा उसका साइड का शेप कैसा होगा? ऐसा, उसका शेप कैसा होगा देखना, उसका शेप ये होगा, ताकि वो उस पर क्या हो जाए? फिट हो जाए। अगर एक को निकाल के देखते तो देखिए ये क्या है? ये रिसेप्टर है, ये क्या है? आपका सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आया, और ये क्या है? ये एक्टिव साइट है। क्या है? एक्टिव साइट। अब एक साथ बनी है तो आपको समझ नहीं आ रही होगी एक्टिव साइट कौन सी सबस्ट्रेट। देखो सबस्ट्रेट ऐसे वाला है, लॉक एंड की मॉडल। लॉक उठाइए, भाई हर ताला हर चाबी से क्यों नहीं खुल जाता है? सारे ताले एक चाबी से क्यों नहीं खुलते? क्योंकि उसका एक्टिव साइट ही अलग होता है, जिसमें चाबी लग जाएगी वही फिट हो जाए। देखना एक सबस्ट्रेट ऐसे है, सबस्ट्रेट ऐसा है, तो इसका एक्टिव साइट देखना कैसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया। ये था, देख लिया, इस पे जाके ये चीज फिट हो रही है। ठीक है, एक साथ। तो ये इसी को कहते हैं आपका कि कैसे वर्क कर रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ इस पे।
एक छोटी सी कहानी, ये कैसे वर्क करते हैं आप डेली लाइफ में, जैसे इंटरेक्ट करिए। अब एलोस्टेरिक साइट वगैरह क्या होती, वो सारी चीजें इसी में कंफर्म हो जाएंगी। जैसे देखिए एंजाइम क्या है, एंजाइम और ये सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करता है, एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंजाइम का फंक्शन है। बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे सबस्ट्रेट आया, जो चीज वर्क करेगा वो उस पर फिट होगा और उसका बायोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका इफेक्ट है। तो इसी के बेसिस पे छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है। छोटी सी कहानी क्या है, ठीक है। तो छोटी सी कहानी ये है कि जैसे आप किसी से डेली मिलते हैं पार्क में, आप डेली मिलते हैं पार्क में, इस चीज का खबर आपके घर वालों को लग गई, ठीक है। इस बात की खबर आपको घर वालों को लग गई, तो पापा जी क्या करेंगे, आपके सुरेश चाचा को बैठा देंगे, भाई पार्क में जाइए, आप वहां बैठिए। सुरेश चाचा बैठे, अब वो क्या किए, सबस्ट्रेट तो आप डेली मिल रहे हैं, भाई अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, गुरु से मिल रहे हैं, बहुत लोगों से। आप किस बेसिस पे सोच रहे हैं, ये आपका दिमाग है। मैं क्या बताना चाहूँ आप वो समझिए, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट से मिलके बना, ठीक है। तो इसमें जाके वो, जैसे आप पार्क में जाके बैठते हैं बेंच में, तो वो आपका क्या हुआ, वो एक्टिव साइट है। अब उसी एक्टिव साइट में कोई दूसरा आके बैठ जाए, आपके सुरेश चाचा बैठ गए उस पे, तो आप क्या कहोगे, दूर से देख लोगे तो अरे यार आज जाइए, आज नहीं मिल पाएंगे। तो क्या हुए, ये क्या किए, ये ड्रग आपका आके बैठ गया है। आपका जो सबस्ट्रेट डेली मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, यानी आपको पेन हो रहा है तो पेन नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी जगह ड्रग आके भाई चिपक चुका है। वो एक्शन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बदल देगा, ठीक है, वो बदल देगा एक्शन को। तो जैसे सुरेश चाचा को पापा ने बिठा दिया, तो भैया ये क्या हुआ, ये आपके क्या हुए, ड्रग हुए और उनका ड्रग इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स दूसरा मिलेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहानी बदली जाएगी, ठीक है। कहानी बदलना है, जैसे ये सबस्ट्रेट, अब पापा जी कहेंगे भाई चाचा तो रोज जाते, तो भाई अब कब तक जाएंगे, उनको भी बहुत सारा काम है। तो उनको कहेंगे ऐसा करो, बेंचवे तोड़ दो, बेंच का साइज बदल दो, बेंच की जगह बदल। तो बेंच का साइज बदलना या बेंच को तोड़ दिया जाए, बेंच में कुछ फैला दीजिए चाय वगैरह, तो उसका मतलब ये है कि इसके शेप को ही बदल दीजिए। जो एक्टिव साइट का शेप है, जहां आके बैठता है आदमी, तो उसको ही बदल दीजिए। जैसे उसका साइट ये था, ऐसे बैठता, ऐसे बना हुआ, तो उसको ऐसे बना दीजिए। ये था भाई, कुछ भी बना दीजिए, मतलब उसका साइट चेंज कर दीजिए, शेप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। तो इसी तरह उसी में एक एलोस्टेरिक साइट होती है, उस साइट पे ना बैठ के कुछ उसमें छेड़खानी कर देना, एलोस्टेरिक साइट होती है। एक्टिव साइट से हट के, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरे पेज में 2-3 पेज आपके आगे के जो एनसीईआरटी में लिखे हो, यही कहानी पूरी लिखी हुई, वो आप उसको समझिए। जैसे क्या है, ये है आपका कोई चीज, अब आपका जो ड्रग है, जब आपका मेन रिसेप्टर था, वो उसका शेप ऐसे था, ये आके यहाँ पे फिट होता था, ठीक है, यहाँ फिट होता था, ये बैठता था। अब क्या किया, आपका ये एक्टिव साइट तो छेड़ ही नहीं गई, ये मेन एक्टिव साइट है, ये आपकी एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट को एज इट इज रहने दिए। जैसे देखिए ये है, ये आपकी एक्टिव साइट को तो सेम रखा गया, लेकिन अब क्या किया गया, इसी एंजाइम की तरह कोई दूसरा ड्रग आके, यानी वो जो चाचा सुरेश चाचा, वो आके क्या किए, यहाँ ये यहाँ के फिट हो गए। तो क्या हुआ, ये एलोस्टेरिक साइट है। क्या है, एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट या एडिशन ऑफ ड्रग अदर देन एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट को छोड़ के कहीं भी इंटरेक्ट करे, वो एलोस्टेरिक साइट है। तो ये क्या है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है, वहां दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखो एलोस्टेरिक साइट है। तो एलोस्टेरिक साइट पूछी जाती तो अदर देन एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट। अब इसका क्या होगा, शेप ही बदल जाएगा बच्चा। जो इसका शेप ऐसे था, ये था ना शेप, तो ये क्या होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता, कुछ भी हो सकता है, शेप चेंज हो जाएगा, तो आपको मतलब फिट नहीं होगा। यही है ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट ही बदल दिया, मतलब एक्टिव साइट को एलोस्टेरिक साइट में बदल दिया, ठीक है। यही ड्रग टारगेट इंटरेक्शन है। ड्रग इसी से इंटरेक्ट करता है भाई, आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बदल दिया। भाई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कभी कभी बदलना जरूरी है। जैसे आपको पेन हो रहा है, तो पेन अगर होता रहेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपना दिखाता रहेगा, तो आपको तो भाई आपका तो घाटा है उसमें। तो ड्रग जाके उस पर फिट हो जाएगा। और प्रोस्टाग्लैंड, देखिए अब आप एनाल्जेसिक की बात कर रहे हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। आपको पेन किलर जो होते हैं वो कॉज पे काम नहीं करते, वो सिम्टम्स पे काम करते हैं, ठीक है। इस तरह एंटी हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन के जो आपकी अभी देखिए मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो आपका एसिड निकलता है, हाइपर एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी एंटासिड वगैरह जो दी जाती है, वो हिस्टामिन के सिक्रीशन को तो ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हिस्टामिन क्या करता है, ट्रिगर करता है HCl को ज्यादा बॉडी से, और पेप्सिन को। इस बॉडी का मतलब स्टमक से, भाई जहां से निकलना वहीं से निकलेगा, हाथ से तो निकलवा नहीं लोगे, ब्रेन से।
तो निकलवा नहीं दोगे। पेप्सिन और एचसीएल कहाँ निकलते हैं? स्टमक से निकलते हैं। तो स्टमक से कौन निकलवाता है? हिस्टामाइन निकलवाता है। तो हिस्टामाइन जो होता है ये इसके जो आपका ये एंटी हिस्टामाइन है, ये दवा है उसकी, तो ये उस पर वर्क नहीं करती भाई। उसके कारण क्या निकलनी है, इस पे नहीं, ये इसके बजाय सिम्टम्स को खत्म कर देती है। ठीक है, निकलना ही बंद करवा देगी। तो इसी तरह ये होते हैं पेन किलर जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को रोक देते हैं। बस यही था। रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट पढ़ना है, यहाँ पे रिसेप्टर पढ़ना है। रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, ड्रग टारगेट पे रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। जैसे कुछ रिसेप्टर होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर एम्बेडेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने ये बनाया, छोटा सा पार्ट काट के देखते हैं। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, ये लगे हुए हैं। ये मैंने स्मॉल पार्ट काट के देखा है हम लोग। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ इम्बेडेड इनसाइड द, इम्बेडेड होते धंसे होते हैं, लेकिन उनका कुछ पोर्शन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है, प्रोजेक्ट आउट। ये ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे। कलाकारी पे ज्यादा वक्त नहीं देना है ना आपको, समझाने पे वक्त का। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? मोस्ट ऑफ रिसेप्टर इम्बेडेड धंसे होते हैं। मोस्ट ऑफ रिसेप्टर ऐसे ही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। मोस्ट ऑफ रिसेप्टर इम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, बट देयर एक्टिव साइट इज प्रोजेक्ट आउट। बट उसका कुछ पोर्शन लिखा है ऐसे, बट सम पोर्शन इज प्रोजेक्ट आउट। लेकिन वो भाई फालतू की चीज तो प्रोजेक्ट आउट नहीं होगी ना, काम की होगी। तो एलोस्टेरिक साइड नहीं, आपकी एक्टिव साइड बाहर होती है, बट सम पोर्शन इज प्रोजेक्टिंग आउट, बाहर निकला होता है, उसी पे आके फिट होता है, प्रोजेक्ट आउट। बस यहीं पे आपका आ जाएगा। देखिए, देखते हैं कैसे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ये है और एक और बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए, पढ़ाना क्या चाहते हैं। ठीक है, दोनों सब एक ही साइज के, ठीक है। वो बनाने में इधर उधर शेप भाई थोड़ा इसकी कमी है। सब में ऐसा हो गया, सब में प्लेन कर दूं। अब क्या होगा? मान लीजिए सब ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रिसेप्टर आके बाइंड कर गया। ठीक है, ये बाइंड किया। तो अब रिसेप्टर जब बाइंड किया तो मैंने इसको अगर ऐसे देखा तो इसका शेप बदल गया। अब ऐसे नहीं रहेगा। अभी तो नॉर्मली जब नहीं बाइंड हुआ तो सबका ऐसे था, अब क्या होगा? ऐसे क्या था? अब इसका शेप ये हो गया। ठीक, तो इसका शेप क्या हुआ? इसका शेप बाइंड कर गया। अब इसी की तरह की ड्रग लाके यहाँ पे फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये पहचान ही नहीं पाएगा। तो यही है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। दिस इज योर ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। और इसके मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर कहाँ इम्बेडेड होते हैं? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, थेरोपेटिक एक्शन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर धसे होते हैं और कुछ जो है बाहर प्रोजेक्ट आउट होते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, थेरोपेटिक एक्शन ध्यान। अब ये खत्म हो गया आपका पूरा, मतलब जो लोचा लिखा हुआ था जिसपे आप बोर होते थे वो खत्म हो गया। अब हम लोग बेसिकली चलेंगे अब एक एक जो अब जो पढ़ाऊंगा। अभी तक तो इम्पोर्टेंट था, अभी तक तो भूमिका बना रहे थे आप भाई। जब तक आप भूमिका नहीं बनाएंगे तब तक आप क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, ये तो तैयार हो गया आपका पूरा कि पढ़ना क्या है आपको। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे धसे होते हैं, कैसे उनका एलोस्टेरिक साइट होता है, क्या एक्टिव साइट होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। ये सारी चीज समझते हुए अब आप लोग पढ़ेंगे थेरोपेटिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। अब थेरोपेटिक एक्शन क्या है भाई? एंटासिड है कि एनाल्जेसिक है कि एंटीपायरेटिक है कि एंटाहिस्टामाइन है, नॉर्थ वो एंटी फर्टिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे क्या होगा? ड्रग टारगेट इंटरेक्शन खत्म हुआ आपका। ड्रग थेरोपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग, ये पूरी हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज डाली हुई। थेरोपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग, थेरेपी से वर्ड है थेरोपेटिक।
थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग। जो एनसीईआरटी में लाइन से लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले उसमें लिखा है, ठीक है, एंटासिड। क्या लिखा हुआ है? एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड देखिए नाम ही बता रहा है एंट। जहां भी एंटी वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है खिलाफ। जैसे आप कहते हैं ना ये आपके एंटी है, यानी वो आपके खिलाफ है, ठीक है। अब एसिड के खिलाफ है तो एंटासिड है। ये क्या करेगा? प्रिवेंट या स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ, स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एसिड। एसिड जैसे आपको एसिडिटी होगी, एसिड बहुत तेज से निकल रहा है, तो ये उसके एक्शन को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एसिड, या इनका एक काम निकलना रोक दे, रिड्यूस कर दें। रिड्यूस करेंगे पूरी तरह से, स्टॉप स्टार्टिंग में नहीं होगा, रिड्यूस होगा, या न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ ये एसिड, एंटासिड। उसके खिलाफ, एसिड के अपोजिट। तो इसमें क्या देना पड़ेगा आपको? पहले दिया जाता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा बच्चा एक कमी हो जाती थी। बेकिंग सोडा को देने से क्या होता था? ये अल्कलाइनिटी बढ़ा देता, भाई अल्कलाइन नेचर का, तो अल्कलाइनिटी बढ़ गई तो ये क्या कर सकता है? जैसे बॉडी के अंदर जो भी इम्बैलेंस होता है वो बॉडी अपने आप उसको करने की कोशिश करती है, उसको बैलेंस। बेसिक लेवल बढ़ा, अल्कलाइनिटी बढ़ी, तो ये क्या करेंगे? एसिड को, सिक्रीशन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब इधर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, आपके स्टमक में अल्कलाइनिटी बढ़ी, तो ये क्या करेगा? एसिड को और बढ़ाएगा। तो भाई पहले से एसिडिटी थी और एसिड बढ़ गई तो गड़बड़ा जाता था मामला। तो उसी को खत्म करने के लिए मेटल के हाइड्रोक्साइड देना शुरू कर दिया गया। मेटल के हाइड्रोक्साइड देना पड़ा। जैसे मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या हो सकते हैं? MOH उसमें जो मेटल दिया जाता है वो एक्स इसलिए कहा, जैसे सेकंड ग्रुप का है तो 2 लगेगा, एल्युमिनियम है तो 3 लगेगा। मैग्नीशियम दे दीजिए आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 लगाइए, एल्युमिनियम AlOH3, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है? मेटल के हाइड्रोक्साइड देना, और इसको मत दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट पहले बेकिंग सोडा दिया जाता था, लेकिन बाद में मेटल हाइड्रोक्साइड दिया जाने लगा। अब कुछ ड्रग्स हैं जो स्पेशली एंटासिड हैं, एंटासिड पे वर्क करते हैं। भाई एंटासिड उनका नाम ही है, मेडिसिन दैट इज एंटासिड, ठीक है। कौन है? सिमेटिडीन टेगामेट कहते हैं, सिमेटिडीन टेगामेट, रेनिटिडीन जैनटेक। रानी जी सिमट गई, इसकी ट्रिक है, रानी जी सिमट गई। अभी आपको याद हो जाएगा। आपको ये तो याद रखना है इतना, मेटल्स वगैरह इसके जो मेन है। ये देखिए क्या देखना है? रानी जी सिमट गई, ट्रिक लिखिए। किसका है? एंटिस्टामाइन, ठीक है, एंटासिड का है। हाँ, अब ये देखिए, इसको हिस्टामाइन जो होती है, हिस्टामाइन ही इसके सिक्रीशन को क्या करती है? HCl और पेप्सिन को निकलवाती है। क्या? पेप्सिन एंड HCl को निकलवाती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो यानी हिस्टामाइन के सिक्रीशन को ब्लॉक करना है, ठीक है, ये ब्लॉक करना है पेप्सिन एंड HCl के। तो एंटी हिस्टामाइन क्यों नहीं दे दिए? एंटी हिस्टामाइन और बहुत सारे आगे हैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं, ये बात आपको याद रखना। तो हिस्टामाइन करेगा तो इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका एंटासिड के जो एंटासिड पढ़ रहे हो ना, एंटासिड की दवाई जो है वो मेडिसिन क्या है? एग्जाम्पल एंटासिड के, रानी जी सिमट गई, रानी जी, अरे JIGI से ZI लिख लेते हैं आज हम। रानी जी सिमट गई, सिमट गई। एक और ट्रिक है वो भी बताता। रानी से रैनिटिडीन, क्या? रैनिटिडीन। रानी जी से, जे से जैनटेक, इसी का दूसरा नाम रैनिटिडीन जैनटेक है। इसका सिमेटिडीन, सिमेटिडीन टेगामेट, ठीक है, ये खत्म हो गया। रैनिटिडीन जैनटेक, सिमेटिडीन टेगामेट, रैनिटिडीन जैनटेक, रैनिटिडीन जैनटेक, सिमेटिडीन टेगामेट। अब अगर आपको फिर भी नहीं याद हो रहा है तो रानी सीता
जानकी, ये याद रख लीजिए, रानी सीता जानकी, बस खत्म हो जाएगा। रानी सीता जानकी, क्या सीता रानी जानकी, किसी भी तरह लिख लीजिए। सीता यानी आपको मान लीजिए सिमेटिडीन टेगामेट था कि ब्रैकेट के जो दो दो नाम लिखे वो कैसे याद होंगे, तो ऐसे लिखिए सीता, भाई SIT होता CIT लिख दे, सीता रानी जानकी। सीता जी का नाम था, माता सीता का दूसरा नाम था जानकी। तो सीता, सी से सिमेटिडीन टेगामेट, देखिए नाम एक सिमेटिडीन टेगामेट, रानीटिडीन जेंटेक, ये एक साथ हो जाएगा। खैर ये भी एक साथ है, रानी जी रेंटेक जेंटेक, रानीटिडीन जेंटेक सिमेटिडीन टेगामेट, जैसे आपको याद हो वैसे याद कर लो। ये खत्म हुआ क्या आपका एंटासिड, एंटासिड खत्म है, जल्दी से याद करो। रानी जी सिमट गई। अब एंटी हिस्टामाइन, पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, कोल्ड करा सकता है, ये सारी चीजें कराता है, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, थेरोमेटिक एक्शन में एक खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, एक खत्म हुआ एंटासिड वाला। अब दूसरा, अब इसी से ज्यादा आएगा भाई, पूछ लेगा एंटासिड की दवाई कौन सी, तो आप इसमें लिख देंगे। या मेटल से रिलेटेड पूछेगा तो मेटल के बाइकार्बोनेट दिया जा सकता है, और हाइड्रोक्साइड ज्यादातर अब दिया जा सकता है, क्योंकि उसका एक इफेक्ट था कि वो अल्कलिनिटी बढ़ा देता था, जिससे और HCl निकलने लगता था, तो वो तो भी खराब हो जाता था बॉडी के लिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। हिस्टामाइन क्या है, पहले हिस्टामाइन के बारे में समझिए। केमिकल है जो बॉडी निकालती है, सिक्रीट करती है, पोटेंट वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर है, पोटेंट वैसोडाइलेटर है, क्या है, ब्लड वेसल को ये डायलेट कर सकता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करा सकता है, ठीक है। और ये कॉमन कोल्ड करा सकता है, एलर्जी करा सकता है, कॉमन कोल्ड, एलर्जी, ये सब क्या कराता है भाई आपका हिस्टामाइन। तो इसको, इसके सिक्रीशन को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामाइन देते हैं, क्या देते हैं, एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। इसके खिलाफ जो होते हैं वो एंटी हिस्टामाइन देते हैं। ब्रोमफेनेरामाइन डाइमेटर, ये ब्रोमफेनेरामाइन, ब्रोमफेनेरामाइन, इसे डाइमेटर बोलते हैं, क्या, इसका दूसरा नाम ये ब्रोमफेनेरामाइन डाइमेटर, ये हो गया, ये एक मेडिसिन है। दूसरी है टरफेनाडाइन, जिसे सेल्डेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टरफेनाडाइन, सेल्डेन। तो जैसे आप लोग आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो, तो ब्रो से आप ब्रो डी हैं, उन्होंने क्या किया, बोले कि तेरे सेल्ड आउट, सारे सामान जो थे वो सेल्ड हो चुके हैं, बिक चुके हैं, तो ब्रोडी तेरा सेल्ड, मतलब सब कुछ सेल हो चुका है, तो ब्रोडी, आप ब्रो से ब्रोमफेनेरामाइन डाइमेटर हो जाएगा, टेरफेनाडाइन से सेल्डेन। आप इतना छोटा सा नहीं याद रख पाओगे, अरे यार एग्जाम में जब आएगा एंटाहिस्टामाइन तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में हिट करेगा, आप लोग एक बार देख के तो जाइए, पढ़ के जाइए, ठीक है। ये क्या हुई, हिस्टामाइन यानी एंटाहिस्टामाइन खत्म हुआ। अब आप लोगों को क्या पढ़ना, ये खत्म हो गया, चले एंटीहिस्टामाइन। अब न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या करती हैं, जैसे बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर स्पेशली क्या निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, ब्रेन सिग्नलिंग करते हैं हार्मोन से, और वो बहुत सारे मूड स्विंग है, मूड चेंज होना है, या स्लीपिंग वगैरह से बहुत सारी चीजें जो है रिलेटेड हैं। जैसे आप हाइपर टेंशन हो गया तो क्या हुआ, ये बहुत सारे केमिकल लोचा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसी को देखना है आपका न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। क्या पढ़ेंगे उसमें हम, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग चल नहीं रहा,
न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, ये क्या करेगा? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या करता है? जैसे केमिकल्स जो होता है बॉडी के अंदर, केमिकल ये मैसेंजर हैं, केमिकल मैसेंजर ब्रेन तक मैसेज लाएंगे। इन्हीं ब्रेन के मैसेज में अगर कुछ लोचा हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव डिसीज हो जाती है। उसी को रोकने के लिए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स दिए जाते हैं, जो इनके पोटेंट या इनके फंक्शन को क्या करती है? रोक देती है। ठीक है, इसी में है एक ट्रैंक्विलाइजर वगैरह। ट्रैंक्विलाइजर क्या करेगा? इसी के एक्शन को रोकेगा। एक मिनट, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या करते हैं? ये इसमें आएगा आपका ट्रैंक्विलाइजर। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग में हाइपरटेंशन और ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है? जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम बहुत पास में आ रहा है तो आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो ट्रैंक्विलाइजर दे दिया जाएगा तो आप स्लीपिंग पिल्स, इसे स्लीपिंग पिल में स्लीप नींद आ जाएगी आपको, तो लगेगा मूड स्विंग हो गया, मतलब मूड बदल गया, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, जबकि वो कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है। वो अंदर से ब्रेन का क्या है, जो केमिकल निकल रहा था ब्रेन तक पहुंच रहा था वो निकलना बंद हो गया, वो उसको अल्टर कर दिया। तो ट्रैंक्विलाइजर में बहुत सारे हैं, जैसे सेरोनल, अमाइटल, नींबू तल, सब तल से आएगा देखना। ठीक है, वेरोनल, ये सारे ड्रग्स क्या हैं? ट्रैंक्विलाइजर का काम करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है? मूड स्विंग, मूड चेंज करा सकता है। ठीक है, ये एक है, बहुत सारे हो सकते हैं ट्रैंक्विलाइजर। आइप्रोनियाजिड, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। इससे 4-5 एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, आइप्रोनियाजिड, सेरोनल, अमाइटल, निम्बुटल, वेरोनल। ठीक है, ये क्या खत्म हुई? ट्रैंक्विलाइजर। किसके अंदर चल रहे हैं? अब न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के अंदर। खत्म हो जाता है मार्कर ही इतना जल्दी। ठीक है, कैसे दिख रहा होगा? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो ये पढ़ रहा हूँ, इसको आप लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, ये भी बहुत स्लो चल रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अलग क्लास, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या काम करती हैं? एनाल्जेसिक क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? रिड्यूस पेन। जब आप दर्द निवारक दवाइयां दी जाती हैं, जैसे आपका सिर दर्द हो रहा है, ब्रेन या जॉइंट में पेन हो रहा है, आर्थराइटिस वगैरह है, तो उसमें क्या देंगे आप? भाई दर्द हो रहा है तो आप दर्द निवारक देंगे ना, एंटीसेप्टिक तो दे नहीं देंगे। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग तो दे नहीं देंगे। ठीक है, जब बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाए और नहीं चाहिए तो उसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग दी जाती है। दवा, दिमाग खराब है, दिमाग में दर्द हो रहा है तो दिमाग खराब है तो ट्रैंक्विलाइजर ले लीजिए। भाई इन द सेंस दिमाग खराब मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है ढंग से, तो ट्रैंक्विलाइजर ले लीजिए। पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक। तो इसी के बेसिस पे सबकी अलग अलग क्लास है। एनाल्जेसिक, खट से लिखिए एनाल्जेसिक। ये क्या करते हैं? पेन किलर होते हैं। क्या होती है? पेन किलर, दर्द निवारक, पेन किलर। अब इसी में पेन वर्ड से ही आप पूरा इसका लिख सकते, बना सकते हैं। पेन किलर में पेन, PAIN। देखिए पी से पैरासीटामोल, क्या है? पी से PCM, पैरासीटामोल। ए से एस्पिरिन। अब देखिए एस्पिरिन का और भी बहुत काम है, भी बता रहा हूं, रुकिए। ठीक है, आइब्रूप्रोफेन, आई से आइब्रूप्रोफेन, क्या? आइब्रूप्रोफेन, आइबुफ्रेन जिसे बोलते हो गांव में, वही। एक है नोवेल्जिन, क्या? नोवेल्जिन। नीट 2016 में नीट हो गया था। 2016 फेस वन में यही पूछा था नोवेल्जिन क्या है। 2015 के आसपास नोवेल्जिन पूछा था, तो पेन किलर आंसर क्या था? तो पेन मतलब पेन किलर एनाल्जेसिक, पेन ही ट्रिक है इसकी रटने की। दवाई देखिए, मतलब देखिए खूबसूरती,
ट्रिक की खूबसूरती देखिए, ट्रिक वो नहीं होती जो आपका आंसर निकाल दे, ट्रिक वो होती जो क्वेश्चन के साथ आंसर को निकाल दे। समझ रहे हैं? एग्जाम में आपको क्वेश्चन भूल जाएगा कि भाई किसकी ट्रिक थी, एनाल्जेसिक थी, एंटीपायरेटिक थी कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग थी, क्या थी। तो पेन शब्द ही दर्द निवारक है। तो पी से पैरासीटामोल, एन एस्टिल पैरामिनोफेनॉल केमिकल फार्मूला होता है, इसको भी लिखाता हूँ। एस्पिरिन एस्टिल सैलिसिलिक एसिड होती है, इसका फार्मूला लिखाता हूँ। फिर आइबुप्रोफेन, नोवेल्जिन, आपके दो नाम याद रखने हैं। तो आइए हम लोग पैरासीटामोल और एस्पिरिन का, हाँ एस्पिरिन का एक और रोल है, एस्पिरिन का एक और रोल है। एस्पिरिन जो होती है ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग से रोकती, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग। क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से रोकेगी, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यानी ब्लड वेसल के अंदर भाई खून ही तो बहेगा, पानी तो बह नहीं रहा अंदर, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है, तो उसको क्लॉट होने से रोक रही कौन? एस्पिरिन। क्या करती है एक्चुअली, ये डाइल्यूट कर देती है, ब्लड को पतला कर देती है। तो इसका एक और अच्छा बात देखा गया, भाई एस्पिरिन को तो देखा गया दर्द निवारक तो ही है, साथ साथ में ये जिनको हार्ट अटैक होता है उनको एस्पिरिन दिया जा सकता है। एस्पिरिन पहली मेडिसिन हो सकती है जब आपके घर में अगर किसी को भाई हार्ट पेशेंट है, भाई खुदा ना खास्ता, भगवान करे ये सब चीजें ना हो, लेकिन अगर बाय द वे हो रहा है डॉक्टर आपके पास नहीं है तो आप सीधा क्या करिए, एक एस्पिरिन उनको खिला दीजिए जल्दी से। क्योंकि ब्लड, भाई हार्ट अटैक क्यों होता है? ब्लड पंप नहीं हो पाता बॉडी में, नॉट इफेक्टिवली मीट द नीड ऑफ द बॉडी, हार्ट अटैक कहलाता है। तो वही है, आप प्रिवेंट करिए, ब्लड क्लॉटिंग को रोक दीजिए। एस्पिरिन क्या करेगा, ब्लड को डाइल्यूट कर देगा और कुछ देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी, फिर आप हॉस्पिटल विजिट करिए, डॉक्टर से मिलिए। तो एस्पिरिन आल्सो फाइंड द यूज इन द हार्ट अटैक, ये इसका काम था। और दर्द निवारक पैरासीटामोल एस्पिरिन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कभी कभी स्ट्रक्चर पूछेगा क्या है, आप बताएंगे ये दर्द निवारक है, एनाल्जेसिक है, या नाम पूछ लेगा। तो क्वेश्चन किसी प्रकार पर से आपको तुरंत करके आना है, मतलब ऐसा नहीं पढ़ाना है बस लकीर के फकीर बना दिया आपको, क्वेश्चन जैसे पता वैसे आया नहीं आया। ठीक है, एक मिनट देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे पैरासीटामोल, पीसीएम क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, मतलब किसी को कुछ ना आती हो उससे पूछ लो भैया दर्द या एंटीपायरेटिक बुखार की दवा चाहिए, पैरासीटामोल जरूर लिख के दे देगा। ठीक है, झोला छाप डॉक्टर हो चाहे ऐसे नॉर्मल आदमी हो, लेकिन उसको पता नहीं केमिकल फार्मूला पैरासीटामोल का क्या होता है, एन एस्टिल पैरामिनोफेनॉल। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया है एन एस्टिल पैरा अमीनोफिनॉल। तो क्या है, फिनॉल शब्द पढ़ रहा है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। देखो इधर शुक्ला, फिनॉल का फार्मूला ये है, फिनॉल। ठीक है, एन एस्टिल पैरा अमीनोफिनॉल, पैरा पोजीशन पे एस्टिल ग्रुप लगा दो, क्या लगाओगे, NH CO3। ठीक है, एन एस्टिल पैरा अमीनोफिनॉल, ये क्या हुआ, लिख लो पूरा नाम, एन एसिटिल पैरा अमीनोफिनॉल, इसी से नाम पड़ा पैरासीटामोल, अमीनोफिनॉल। अब उसके बाद क्या है, ये है आपका पीसीएम। अब इधर लिखेंगे एस्पिरिन, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड होती है, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पे COOH ग्रुप लगा होगा और यहाँ पे O के साथ C++OCH3। देखो एस्टिल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक ग्रुप लगा है और ये एसिटिक ग्रुप लगा है, तो पूरा नाम क्या पड़ा, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। मैं कोई चीज हवा में नहीं बताता कि नाम बता दे निकल लिया, इसका कारण भैया एस्टिल ग्रुप और एसिटिक ग्रुप लगे, तो एस्टिल सैलिसिलिक एसिड इज अनदर नेम ऑफ पैरास एस्पिरिन। ये क्या है, एसिटिल। ऐसे पूछ सकता है कि एस्टिल सैलिसिलिक एसिड क्या है, सैलिसिलिक एसिड, ये क्या है आपकी, एस्पिरिन है। एस्पिरिन का और यूज क्या है, एस्पिरिन आप हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं। खत्म, मजा आ रहा है, एक नंबर आनंद आएगा, ना है तो बताना, पैसा वापस। तो एनाल्जेसिक में दर्द निवारक में दो कैटेगरी जो है, क्या है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपकी क्या, नॉन नारकोटिक, एक है नारकोटिक। नॉन नारकोटिक वो होती है जिनकी लत आपको नहीं लगती है, ठीक है, लत नहीं लगती, मतलब आप उसे जैसे पैरासीटामोल आपने खा लिया तो ये क्या है, आप भाई आपको 2 दिन पैरासीटामोल खिला दिया गया तो आपको ऐसा थोड़ी होगा तड़प लग जाएगी, भाई नहीं आपको पैरासीटामोल खाना ही खाना है, आप जीवित नहीं रह सकते। तो दर्द निवारक दो प्रकार की हैं, एक आपकी जो है वो नॉन नारकोटिक, नॉन का मतलब नहीं, नॉन जहां चीज लगता है वो चीज एब्सेंट, नॉन लिविंग मतलब वहां पे लिविंग एब्सेंट है, नॉन नारकोटिक ये नॉन एडिक्टिव होती हैं, इनका एडिक्शन नहीं लगता, नॉन एडिक्टिव। एडिक्शन का मतलब लत, नॉन एडिक्शन, नॉन एडिक्टिव कुछ भी लिख लो।
तो ये क्या होती है, नॉन नार्कोटिक होती है। इसमें कौन सी आती है, यही पैरासीटामोल, एस्पिरिन वगैरह, जिनकी लत नहीं लगती उनको कहा जाता है भाई जनरली दर्द को जो निवारण करती है उन्हें नॉन नार्कोटिक ही दिया जाता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन का इनके बाप को खिला दो तब भी नहीं काम करेंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं भाई छोटे मोटे दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, इनके लिए बनाई जाती हैं। कुछ होती है नारकोटिक। अब इनको अगर आप डेली दे दोगे तो बच्चा क्या करेगा, नारकोटिक इसको आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। तो नारकोटिक जो होती है एडिक्टिव होती है, संभल के दिया जाता है। तो कब दिया जाता है, हमेशा नहीं दिया जाता। कब दिया जाएगा, जैसे पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन में बहुत भयंकर दर्द होता है, पहले तो आपको शून्य कर दिया जाता है, ठीक है, वो अलग की चीज है तो उसके बाद भी दर्द होता है, तो वो क्या इसी यही दिया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद चाइल्ड बर्थ, इसके बाद दिया जाता है चाइल्ड बर्थ में लेबर पेन, प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह इतनी तेजी से डायलेट होती हैं कि उसमें बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होता है। कहते हैं कि एक साथ जब 10 या 12 हड्डियां टूटती हैं तो उसके बराबर जाके आपका एक चाइल्ड बर्थ का दर्द होता है। समझ रहे हैं दर्द, ठीक है। सैल्यूट टू ऑल मदर्स, चाइल्ड बर्थ बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें दिया जाएगा। कैंसरस पेशेंट, कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत दिया जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। पोस्ट ऑपरेशन, चाइल्ड बर्थ, कैंसर, इसमें क्या दिया जाएगा, नार्कोटिक ड्रग दी जाएंगी। इसमें क्या आता है, इसमें आती है आपकी हीरोइन। नहीं दिख रहा होगा नीचे, देखो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नॉन नार्कोटिक ड्रग कर दे रहा हूं। इसमें आएगा, क्या बताया था, इसमें आएगा आपका हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन। हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन। अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा है, इधर ध्यान दो, हीरोइन मॉर्फिन नहीं याद हो रहा है तो हीरोइन माफिया का कोड क्या, हीरोइन माफिया, हीरोइन है कोई भाई, भोली सूरत पे ना जाना भाई, सबका अलग अलग कोड होता है, ठीक है। शकल देख के अगर तुम फंस गए तो वहां चूतिया हो। हीरोइन माफिया का कोड, हीरोइन माफिया का कोड। तो हीरोइन से हीरोइन हो गई, मॉर्फिन हो गई, कोड से कोडीन हो गई। हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन क्या है, ये आपकी हो गई एडिक्टिव। इनको हीरोइन को दोगे भाई, देखो नशा पत्ती जो चरसी होते हैं, चरस टाइप की, वो यही सब लेते हैं हीरोइन, हीरोइन ना, तो एडिक्टिव है, एडिक्शन हो जाता है। तो भाई इसको पोस्ट ऑपरेशन के लिए कुदरत ने बनाई थी। और ये किस प्लांट से प्राप्त होती है, ओपियम पॉपी। क्या, ओपियम पॉपी एक पौधा है जिससे हीरोइन वगैरह आप निकाल सकते हैं। द ड्रग्स दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ओपियम पॉपी, यानी इसके लैटेक्स से निकलता है। ओपियम पॉपी प्लांट है, उसी से ये निकाली जाती है, ओपियम पॉपी प्लांट से। तो आप लोग देख रहे हो एक कितनी खूबसूरती से आपका सारी चीज खत्म कर दिया। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, कितने, पहले आपको वहां पे पेन की ट्रिक लिखना है, पैरासीटामोल, आइब्रोप्रोफेन, फिर एस्पिरिन, एन से आपकी नोवेल्जिन, ये वहां खत्म हुई, जनरल खत्म हुई। फिर उसके बाद पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर दिखाया, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर दिखाया। फिर उसके बाद मैंने बताया दो कैटेगरी में बांटा, आपकी नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक वो थी जिनमें आपको लत नहीं लगती है, जनरली पैरासीटामोल, एस्पिरिन आपकी दर्द निवारक होती है, इनको दे दिया जाता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जैसे इनको खिलाने में नहीं खत्म होगा, उसके लिए आपको नॉन नार्कोटिक नहीं, नार्कोटिक देना पड़ेगा, उसकी लत लग सकती है। जैसे पोस्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, कैंसर के बाद, कैंसर में जैसे ऑपरेशन होता है उसके बाद। तो ये कौन सी, हीरोइन है, कोडीन है, मॉर्फिन है। हीरोइन का माफिया कोड या माफिया हीरोइन का कोड कुछ किसी तरह याद कर लो, बस आप जाके एग्जाम में लगा के आना है यार। कोडीन कोड वर्ड याद रहना, कोडीन ऐसे लिखा रहेगा, वहां दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक कोडीन रहेगा, एक कोड रहेगा, फंस जाओगे। ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ट्रिक ऐसी बनाई जो यूनिवर्सल हो, बस जोश के साथ पढ़ाई करनी है, एकदम खतरनाक। एनाल्जेसिक खत्म हुई आपकी। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल देखेंगे। माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल बड़ी क्लास है। क्या है, बड़ी क्लास, यानी इसके अंदर बहुत सारी आएंगी। एंटी माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल ये क्या करती हैं, इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक चीज समझ लो, कोई भी डिसीज होती है उसका पैथोजन कारण होता है। पैथोजन दवा, पैथोजन होता है और एक वेक्टर होता है, दो चीजें बायोलॉजी में समझ लो। पैथोजन और वेक्टर में बहुत कंफ्यूज होते हो आप लोग। पैथोजन वो होता है, पैथोस का मतलब होता है आपका डिसीज,
और जेन का मतलब होता है कॉज, कराने वाला। तो पैथोजन वो होता है जो डिसीज कराता है, और वेक्टर वो होता है जो सिर्फ एजेंट होता है। जैसे मॉस्किटो आपका क्या है, वेक्टर है, जो आपकी मलेरिया को कराएगा। यानी मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगा, सिर्फ उतना काम है उसका। तो वो कैसा, वो वेक्टर है। लेकिन जो कॉज कराएगा, प्लाज्मोडियम इज अ पैथोजन, ठीक है। पैथोज का मतलब होता है आपका व्हाट, पैथोज का मतलब होता है डिसीज, जेन माने कराने वाला। तो उसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पैथोजन हो सकते हैं, जो आपकी बहुत सारी डिसीज करा रहे हैं। तो उन्हीं को मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल दवाई दी जा सकती है। इसमें बहुत सारी दवा भी आ सकती है, बाहर की चीजें भी आ सकती है। जैसे एंटी माइक्रोबियल के अंदर आपकी एंटीबायोटिक भी आती है, एंटीबायोटिक आती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक भी आती है और डिसइंफेक्टेंट भी आते हैं। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यू में अप्लाइड होते हैं, नॉन लिविंग जैसे फ्लोर है, टाइल्स है, फर्श वगैरह, इनमें सब में फिनॉल वगैरह। डिसइंफेक्टेंट है भाई। एंटीसेप्टिक है, आपकी स्किन पे बाहर बाउंड वगैरह, घाव वगैरह में एंटीसेप्टिक। और एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरल ये सब चीजें डिसीज कर रहे हैं उनके खिलाफ दिया जाता है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सल्वारसन क्या है, एक प्रकार की यही है एंटी माइक्रोबियल दवा है सल्वारसन, ठीक है। वो क्या कराती है, क्या कराना, बस। डियर स्टूडेंट, खेद है कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो सकता है कि इसके पहले से आपको आवाज़ थोड़ा कम मिले। यूज़ ईयरफोन एंड हेडफोन एंड आई विल गिव द बेस्ट क्वालिटी। अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो हम लोग कहाँ थे, एंटी माइक्रोबियल क्या थे, इट किल द आर स्टैटिक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करा रहा है उसको ग्रोथ को रोक सकता है या किल करा सकता है, उसे एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। स्टैटिक इसमें कई सारे होते हैं, ठीक है, वो आगे देखना है। तो इसमें कौन कौन से थे, एंटीबायोटिक था, ठीक है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अभी ये सब पूरा इसके पहले बता चुका हूँ, तो ये पढ़ते हैं हम लोग। पहले हेडिंग डालें एंटीबायोटिक। व्हाट इज एंटीबायोटिक, लो कंसंट्रेशन, इसका लो कंसंट्रेशन कैन किल, मार भी सकता है, और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चा, मैंने बताया था कि जो डिसीज कराएगा वो पैथोजन होगा, जो लेके आएगा वेक्टर कहलाता है। पैथोज का मतलब होता है डिसीज, जेन का मतलब होता है कॉज कराने वाला। तो वेक्टर पैथोजन, जैसे आप देखते हैं मॉस्किटो इज अ वेक्टर विच कॉजेज द डिसीज, पैरास आपका मलेरिया। तो ये होता है। तो इसमें कई प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया करा रहा है, बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल एजेंट। वायरस करा रहा है, एंटीवायरल। फंजाई करा रहा है, एंटी फंगल, ठीक है। इसी पैरासाइट्स हैं और डिफरेंट पैरासाइट्स, तो यानी एंटी पैरासाइट एंड सो ऑन। इसी तरह आप लोग पूरा बना लेंगे। तो क्या था, एंटीबायोटिक पढ़ें, लो कंसंट्रेशन कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसी तरह एंटीबायोटिक में जैसे एक बहुत सल्वारसन, ठीक है, आर्सफेनामाइन दवा का नाम है, आर्सफेनामाइन, आर्सेनिक ग्रुप होता है, आर्सफेनामाइन और सल्वारसन प्रिवेंट फ्रॉम, ये किसमें दी जाती है, सिफिलिस। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सिफिलिस में कौन सी दवा दी जाती है। सिफिलिस में जो दवा दी जाती है वो क्या है, आर्सफेनामाइन और सल्वारसन है, ठीक है। ये आर्सेनिक ग्रुप की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसे सल्वारसन है, अभी और आपको दिखाऊंगा मैं। एप्रोनियाजिड वगैरह तो वो तो आपके एनाल्जेसिक में है, ठीक है। ये सिफिलिस क्या करता है, सिफिलिस होता है कि एक्चुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, ठीक है, STD, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होते हैं वो सिफिलिस हैं, आपकी गोनोरिया है, एड्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इसी की दवा का नाम है आर्सफेनामाइन या सल्वारसन। बहुत सारे और भी हैं, जैसे सल्फानिलामाइड, इधर एंटीबायोटिक और देखिए, सल्फानिलामाइड, सल्फापिरिडीन, सल्फा ड्रग्स हैं ये, सल्फापिरिडीन, बस। और ये आपका हो ही गया एक आर्सफेनामाइन और सल्वारसन, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक को भी दो क्लास में बांटेंगे हम लोग। एक होगी
साइडल और एक स्टैटिक। क्या? एक साइडल और एक थेरेपैटिक एक्शन ऑफ ड्रग पे ही आप लोग चल रहे हैं एंटीबायोटिक्स में। ये पूरी एंटी माइक्रोबियल थी। एंटी माइक्रोबियल के अंदर आपको एंटीबायोटिक पढ़ना है, एंटीसेप्टिक पढ़ना है, डिसइंफेक्टेंट पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लाइफ, बायोस के अगेंस्ट लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट है, यानी लिविंग के अगेंस्ट है, तो वो इन द सेंस ऑफ क्या? इन द सेंस ऑफ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, और फंजाई, इनके अगेंस्ट है, ना कि आपका ह्यूमन बीइंग या होस्ट के अगेंस्ट है। जो लोग भाई एंटीबायोटिक लिए उसके अगेंस्ट नहीं है, जो कॉज कराएगा कैजुअल ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट है एंटीबायोटिक, तभी नाम पड़ा, ठीक है। दीज आर यूजफुल फॉर लिविंग, इसीलिए नाम पड़ा एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक में क्या बताया था? स्मॉल प्रोपोर्शन कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बारे में हम लोग, इसमें दो क्लास हैं, एक है साइडल, एक है स्टैटिक। साइडल और स्टैटिक क्या है? साइडल एंड स्टैटिक। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा पानी लगा हुआ है ना तो चल नहीं रहा है, ठीक है। स्टैटिक पहले लिखिए साइडल, सिडल, और इधर लिखिए स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है। साइडल एंड स्टैटिक। चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी सूखेगा चलेगा। पानी लगा हुआ है ना इस पे, ठीक है। साइडल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए इसमें ट्रिक याद रखिए, PAO, पाओ, पी से पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। दूसरी है अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, और एक है अफ्लैक्सासिन। क्या? अफ्लैक्सासिन, अफ्लैक्सासिन। ये तीनों क्या है? साइडल है। साइडल का मतलब होता है किल कर देना, स्टैटिक का मतलब ग्रोथ को रोक देना, इसका मतलब किल, इसका मतलब स्टॉप द ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या था? पेनिसिलिन, PAO याद रखना, पाओ, ठीक है। पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड अफ्लैक्सासिन। और देखिए स्टैटिक का क्या था? स्टैटिक में हमेशा याद रखना आप लोग, स्टैटिक में ETC, यहाँ पे T पढ़ रहा है, C पढ़ रहा है, तो E एक है T, नहीं चल रहा, ये चलेगा, ETC। ये क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, और ये क्लोराम्फेनिकॉल, क्लोराम्फेनिकॉल, बस। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल। ये कैसे हैं? पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड अफ्लैक्सासिन। ये साइडल ही किल करते हैं, ये रोक देते हैं ग्रोथ को। तो मैंने बताया था एंटीबायोटिक्स स्मॉल डोज कैन किल, और किल कर सकते हैं या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स होती है। ये सारी नाम बता दी, सलवारसन और वो सब चीज़ें बता दी। ये खत्म हुए तो ये खत्म हुआ हमारा आपका एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में एक तो इस पे साइडल या कैजुअल ऑर्गेनिज्म को मार दे रहा है कि ग्रोथ को रोक दे रहा है, उसके बेसिस पे दो प्रकार के थे। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, कितना वर्क है उसका, मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सबको मार दे रही है, एक को मार रही है कि किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए है, तो उसके बेसिस पे तीन प्रकार की है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक्स में पढ़ेंगे तीन प्रकार की। कौन कौन सी? देखिए एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। एक होगी आपकी नैरो स्पेक्ट्रम, पूरा ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखो नैरो स्पेक्ट्रम, और एक है आपकी लिमिटेड स्पेक्ट्रम।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनहिबिट किल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को किल कर सकती हैं। ऐसी दवाइयाँ आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर। ग्राम क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जीसी ग्राम, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए इसको बैक्टीरिया उठाया और उसको बहुत सारे वर्क कराया, जैसे अल्कोहल से धुला, फिर उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल मिलाए। तो जो उनकी सेल वॉल कलर को रिटेन कर ले रही थी वो ग्राम पॉजिटिव थी, जो नहीं कर पा रहे थे वो ग्राम नेगेटिव थी। तो ग्राम साइंटिस्ट का नाम उसी के बेसिस पड़ा, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो दोनों को किल कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को स्टैटिक कर सके, वो कैसी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो किल आइदर EITHER आइदर ग्राम पॉजिटिव, ये एक ही पे काम करेगी, ग्राम पॉजिटिव आर निगेटिव अथवा निगेटिव, दोनों पे करे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक पे ग्राम पॉजिटिव को मार सकते हैं या ग्राम नेगेटिव, वो उस पर डिपेंड है, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम। लिमिटेड स्पेक्ट्रम क्या है, ये पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया पे करेगी, पर्टिकुलर बैक्टीरिया, इधर लिख लो, पर्टिकुलर बैक्टीरिया आर डिसीज, स्पेसिफिक है ये। तो हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ये देख लिए। एम्पिसिलिन, अमोक्सासिलिन इसके एग्जाम्पल हैं, क्या हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत ज़रूरी हैं। एम्पिसिलिन, अमोक्सासिलिन, इसका है नैरो स्पेक्ट्रम का पेनिसिलिन जी याद रखना, ये आ चुका है 2019, नीट 2019, ठीक है। और लिमिटेड वाले का एग्जांपल एनसीईआरटी नहीं दिया, वो लिमिटेड पे ही वर्क करता है, ठीक है। बस हो गया, और बताना है आपको, बहुत और हैं। वैंकोमाइसिन है, ये सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है। ये क्या है, एक्चुअल में नेचुरल पेनिसिलिन नहीं, ये सिंथेटिक है, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है। एम्पिसिलिन, अमोक्सासिलिन और पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम का, ठीक। बस ये खत्म हो गया। वैंकोमाइसिन भी आप लिख सकते हैं, तो ये खत्म हुआ एंटीबायोटिक, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, एंटीसेप्टिक हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्या, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक आप लिविंग टिश्यू के अंदर अप्लाइड करते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो एनएनिमेट, मतलब जहाँ लिविंग नहीं, नॉन लिविंग, जैसे टाइल्स, फ्लोर वगैरह, इन सब पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे आप लोग अप्लाइड करते हैं। तो जैसे एंटीसेप्टिक हम लोग पढ़ते हैं, एंटीसेप्टिक और इधर डिसइंफेक्टेंट, दोनों के बारे में क्या होते हैं देखिए। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक, ये सब क्या है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अंदर आती हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक में क्या आएगा, इसमें अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, तो ये भाई लिविंग टिश्यू के अंदर है, जैसे वाउंड हो गया, कट्स हो गए, वाउंड घाव, वाउंड्स, कट्स, इनमें अगर भाई खुला छोड़ दिए तो भाई हो सकता है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो गई हो, तो इनको ख़त्म करना है तो आपको एंटीसेप्टिक यूज़ करना पड़ेगा। अब डिसइंफेक्टेंट नहीं डाल देंगे, नहीं जला देगा, फिनॉल वगैरह डाल देंगे, पूरा घाव का और बहुत ज़्यादा वाउंड करा देगा, तो उसको तो भाई हार्मफुल हो गया। तो अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल वाउंड एंड कट्स। डिसइंफेक्टेंट कहाँ होता है यूज, अप्लाइड टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट मैटर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक फ्लोर, टाइल्स, फ्लोर
FL फ्लोर, टाइल्स, ड्रेनेज पाइप, ड्रेनेज वगैरह में, इन सब में कौन यूज़ करेंगे, कौन सा, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में फिनॉल वगैरह आता है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका, इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल आएंगे आपके डिटॉल, डिटॉल हो गया। डिटॉल किसका मिक्सचर होता है, क्लोरोजाइलिनल प्लस अल्फा टर्पिनियोल, 2019 का क्वेश्चन अभी कराता हूँ। डिटॉल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, ठीक है। और बहुत सारे हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक हैं आपकी, बोरिक एसिड वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसमें आपको फिनॉल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिनॉल। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले डिटॉल पढ़ेंगे। डिटॉल तो एंटीसेप्टिक में क्या थे, एंटीसेप्टिक किसके अंदर आते हैं, एंटी माइक्रोबियल के अंदर, एंटी माइक्रोबियल के अंदर। अब डिसइंफेक्टेंट बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे। देखिए डिटॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। डिटॉल क्या होता है, क्लोरोजाइलिनॉल, बहुत बार आया, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनियोल, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनियोल, ये आया था। ये इनके दोनों को मिक्सचर को कहते हैं डिटॉल। ये नीट 2019 में आया और 2013 कर्नाटका नीट 2013 में, तो 2 साल। और भी कई सारे, तो बहुत पेट क्वेश्चन बनता है। डिटॉल का फार्मूला क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनियोल। देखिए क्लोरोजाइलिनॉल का फार्मूला कैसे बनेगा, दिखाते हैं। जाइलिनॉल यानी अल्कोहलिक ग्रुप होगा, देखिए ये है, इस पर OH ग्रुप लगा है, ठीक है, ब्लू वाला का है मार्कर, और क्लोरो वर्ड लगा है, क्लोरो, क्लोरीन, यहाँ पे एक मिथिल, यहाँ पे एक मिथिल, तो ये क्या हो गया, क्लोरोजाइलिनॉल हो गया। क्या हुआ, क्लोरोजाइलिनॉल, जाइलिनॉल प्लस अल्फा, अब उधर बनाता है अल्फा टर्पिनियोल, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रेच होगा थोड़ा सा, और यहाँ पे एक पे CH3 और इधर Cl, CH3 Cl। यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए, Cl, और यहाँ पे CH3 की जगह OH यहाँ पे आ जाएगा, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये कार्बन बढ़ जाएगा, ठीक है, बस ख़त्म। यही था क्या, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनियोल, ठीक है। दो CH3 हो गए, एक Cl हो गए, कुछ छूटे तो नहीं, ठीक है। एक OH होगा, एक OH इधर उधर, CH3 OH तो पलट सकते हैं आप पोजीशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, OH, इसको भी CH3 कर दूं, बस। ये अल्फा टर्पिनियोल है, क्लोरोजाइलिन प्लस अल्फा टर्पिनियोल क्या होता है, डिटॉल का फार्मूला होता है। क्या होता है, डिटॉल का फार्मूला, बस। बिथियोनल पढ़ते हैं हम लोग, बिथियोनल भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये इम्पार्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसेप्टिक। सोप वगैरह में, साबुन वगैरह में ऐसा, डिटॉल तो भाई हर जगह हर आदमी डिटॉल तो यूज़ नहीं करता, तो क्या किया जाए, सोप वगैरह में ऐसा चीज़ डाल दिया जाए जो एंटीसेप्टिक का काम करे। तो सोप में जो कंपाउंड यूज होता है वो क्या होता है, सोप में बिथियोनल एक कंपाउंड होता है, वो यूज होता है, बिथियोनल, बिथियोनल। ये क्या होता है, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, कहाँ रख दिया यार, ब्लू नहीं चलेगा, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक जैसे क्या है,
एंटीसेप्टिक के अंदर जैसे भाई हर आदमी डिटॉल वगैरह हर समय तो यूज़ नहीं करेगा, सोप वगैरह यूज करेगा भाई, थोड़ा सुंदर भी दिखना है ना, थोड़ा भौकाल भी जमाना है, तो साबुन यूज करें तो उसमें क्या ऐसा चीज़ मिलाया जाए, बिथियोनल को डाल दिया जाए ताकि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रोवाइड कर सकते हैं एंटीसेप्टिक की। तो एंटीसेप्टिक का गुण मिल रहा है प्लस आपका सोप का भी मजा आ रहा है, तो दोनों चीज़ मिलाने के लिए बिथियोनल। तो बिथियोनल का स्ट्रक्चर कैसे बना है वो देखते हैं हम लोग। सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। सल्फर से लिंकिंग होती है इसकी, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है एकदम पूरा, आपको ये निकालना है। यहाँ पे Cl होगा चारों, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH CH3 या OH। बस ख़त्म होगी। ये सलवारसन का स्ट्रक्चर किसका, आपको मान लीजिए पूछ ले कि सलवारसन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं। बस बिथियोनल है। कब आया था, 2015 कैंसल्ड एग्ज़ाम में आया था। 2015 में जब पेपर कैंसिल हुआ था एक बार, तो उसमें पूछा था यही कि बताइए द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसेप्टिक इज प्रोवाइड इन द सोप, बिथियोनल इज एडिटिव है, ये इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन कहीं से घुमा के पूछे, आपको एंटीसेप्टिक बताना है। अब 2 माइल्ड एंटीसेप्टिक बताता हूँ। एक आपकी क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन है, और एक बोरिक एसिड है। क्या है, ये सब एंटीसेप्टिक में ही चल रहे हैं। अभी डिसइंफेक्टेंट भी थोड़ा सा लिखाते हैं, बस ख़त्म हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट तो मैंने लिखा दिया ना, लेकिन थोड़ा सा और। टिंचर ऑफ आयोडीन, दो से 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन 2 से 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल में अगर 2 से 3% सोल्यूशन बनाया जाए आयोडीन का, तो उसी को कहते हैं एंटीसेप्टिक। ये क्या होता है, यूज्ड फॉर वाउंड्स, घाव, कट्स। इनको जैसे आप कभी कभी चोट लग जाती है तो आप जाते हैं पट्टी करवाते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ जाते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। पहले तो हल्का ब्लूइश रहेगा, फिर एकदम डार्क ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जलन भी करता है, वो टिंचर ऑफ आयोडीन है। बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड ये भी माइल्ड एंटीसेप्टिक है। इसका फार्मूला है BOH होल थ्राइस या HbO3, ठीक है। BOH होल थ्राइस क्या है, ये आपकी बोरिक एसिड है। ये क्या काम करती है, ये माइल्ड होती है, माइल्ड एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक फॉर आई वॉश, आँख को धुलने के लिए माइल्ड एंटीसेप्टिक मानी जाती है। माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर आई वॉश। बस ये हो गया ख़त्म आपका एंटीसेप्टिक। अब आपको क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। एक है आइडोफॉर्म CHI3, ये भी माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्या है, आइडोफॉर्म, बोरिक एसिड, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये सब क्या है, माइल्ड एंटीसेप्टिक। बस ख़त्म हो गया, एंटीसेप्टिक खत्म। डिसइंफेक्टेंट मैंने बता ही दिया कि वो किस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट अब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो दोनों का काम कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक का भी और डिसइंफेक्टेंट का भी, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन आपको बदलनी पड़ेगी बाय वेरिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे 0.2% जो है आपका फिनॉल का 0.2% आपका क्या काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम कर सकता है। वहीं 1% आपको वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। यानी आप 0.8% कंसंट्रेशन चेंज किए और वही आपका जो एंटीसेप्टिक था वो डिसइंफेक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग टिश्यू में अप्लाइड होता है, वो आप लोग जान गए। ये लिविंग में करता है, जैसे सम एंटीसेप्टिक कैन बी कन्वर्टेड इन डिसइंफेक्टेंट।
बाई वायरिंग क्या करिए आप कंसंट्रेशन बदल दीजिए, बाई वायरिंग कंसंट्रेशन ऑफ किसका, बाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। जैसे 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल किसका 0.2%, 0.2% आपने फिनॉल लिया तो ये कैसा काम कर रहा है, आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है। वहीं 1% यानी कितना बढ़ा है 0.8%, अबे 0.2% में 0.8% जोड़ दोगे तो 1% आ जाएगा। तो इसी तरह 1% जब आप यूज़ करते हैं तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और 0.2% ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो वी कैन से दैट एंटीसेप्टिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंटीसेप्टिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिसइंफेक्टेंट बाय वेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट केमिकल। बस खत्म, ये बात लिखी है एनसीईआरटी में इसलिए बता दिया, ठीक है। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग पढ़ेंगे। क्या एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी, एंटी का मतलब अपोजिट, ठीक है, अगेंस्ट, और फर्टिलिटी का मतलब होता है, फर्टिलिटी तो आप जान ही रहे हो, गिविंग ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज अ फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी उसी में रोकना है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी, ये लास्ट हेडिंग है आज, ड्रग यहीं से ख़त्म होती है। एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी में क्या है, अभी सोप और डिटर्जेंट वगैरह वो आगे के लेक्चर में है, फूड प्रिजर्वेटिव वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। आपका मेन बेसिक पोर्शन जो 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया था केमिकल्स इन ड्रग्स, केमिकल्स इन फूड्स, फिर कॉस्मेटिक्स में, फिर ये सब चीज़ें वो 1 बाय 1 आपकी ड्रग खत्म हुई। मेजर पोर्शन तो ख़त्म ही हो गया आज, लेकिन कुछ सोप्स और शैम्पू वगैरह डिटर्जेंट वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग फिर से पढ़ोगे। एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल होती हैं। क्या होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल। ये क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बो ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे आप लोग जानते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये ओवेरियन हार्मोन होते हैं जो असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या है, बोथ आर हार्मोन दोनों क्या हैं, बोथ आर हार्मोन। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग तैयार की जाती है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी है, उसके एग्जांपल्स हैं आपकी नॉर्थिनडिरोन, नॉर्थिनडिरोन, नॉर्थिनडिरोन ये क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इज मोर पोटेंट देन नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ओवुलेशन को रोक देगा, ठीक है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, अब ये क्या करेगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन का काम ही होता है, देखते हैं जब आप प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है वो बंद हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। वो क्या करता है, फिर ओवुलेशन को रोक देता है। तो नॉर्थिनडिरोन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, मोर पोटेंट देन नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन। ये लिखाने की बात नहीं, वो तो आप लोग समझ रहे हैं, सिंथेटिक है तो ज़्यादा मोर पोटेंट होगा। और ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, सप्रेस ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोक देते हैं, सप्रेस ओवुलेशन, ठीक है। ये हो गया नॉर्थिनडिरोन, ठीक है। एक होते हैं नोवेस्ट्रॉल, नोवेस्ट्रॉल, इसका दूसरा नाम होता है इथिल एस्ट्रेडियोल, एथिलीन एस्ट्रेडियोल, नीचे दिख रहा है ये एस्ट्रेडियोल। ऑल आर है ना, ये सब क्या है, ओवेरियन हार्मोन है, लेकिन इनके मिक्सचर से क्या बनाया गया, एंटी फर्टिलिटी ड्रग बनाएगी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो अब जैसे 2 एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें, नॉर्थिनडिरोन एंड नोवेस्ट्रॉल, इथिल एस्ट्रेडियोल। अब दोनों नहीं याद हो पा रहा है भाई दबे आपको भूल जाता है दिमाग से भाई, तो उसके लिए सर ट्रिक देना पड़ेगा। तो ट्रिक अगर है तो भी थोड़ा सा भी एग्जाम में अगर आपको ट्रिक याद रही तो आप कोई ना कोई ऑप्शन आप भिड़ा ही दोगे, मतलब 4 ऑप्शन देखते ही टिक मार दोगे। क्या याद करना है, नवंबर महीने का नाम है नवंबर, नवंबर का इतिहास, नवंबर का इतिहास प्रो नूरा फतेही, क्या प्रो नूरा फतेही, नवंबर का इतिहास प्रो मतलब पहले,
नवंबर का इतिहास नूरा फतेही से पहले, ये बात यही हुई। तो नवंबर का मतलब नोवेस्ट्रॉल, देखना यहीं पे ये आई ना, नोवेस्ट्रॉल फंसा। फिर प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन है नॉर्थइंडिरॉन, और उसका दोनों का कॉम्बिनेशन है नोवेस्ट्रॉल, जिसे आप पढ़ते हैं इथिल एस्ट्रेडियोल। तो खत्म हो गया। यहाँ पे पढ़ो प्रोजेस्टेरॉन, प्रो से प्रोजेस्टेरॉन तो नॉर्थइंडिरॉन, यानी नॉर्थइंडिरॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड नोवेस्ट्रॉल, और एथिल एस्ट्रेडियोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बात समझ में आई? नहीं आई? मजा आया? कुछ नहीं छोड़े, सब खत्म हो गया। एंटी फर्टिलिटी ड्रग कंप्लीट हो गई आपकी। नोवेस्ट्रॉल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ एक चीज लिख लीजिए, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन था, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बो ऑफ एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। पूछे अगर भैया ऐसी एंटी फर्टिलिटी ड्रग बताइए जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, तो आप बताएंगे नोवेस्ट्रॉल, उसी का दूसरा नाम है इथिल एस्ट्रेडियोल। लेकिन आपसे पूछे भैया जनरली पूछ दे नोवेस्ट्रॉल, तो ये सिंथेटिक, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, तो आप बताएंगे नॉर्थइंडिरॉन। इसका ट्रिक क्या थी? नवंबर का इतिहास प्रो नूरा फतेही। प्रोजेस्टेरॉन नवंबर का मतलब नोवेस्ट्रॉल, ठीक है, और प्रो का मतलब प्रोजेस्टेरॉन से नॉर्थइंडिरॉन और या नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। ये खत्म हो गई, एंटी फर्टिलिटी ड्रग खत्म हुई। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आपको, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। ड्रग, व्हाट आर ड्रग? मैक्रोमॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट विद अनदर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये बायोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट अगर आपके पॉजिटिव हुआ, थेरेपेटिकल यूज हो तो उसे मेडिसिन कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास वेरी कर सकता है 100 से 500 यू तक। अगर इसी का आप अगेंस्ट यूज कर रहे हैं तो वो एज ए ड्रग, एज ए आपका बॉडी में आपको डेथ करा सकता है, पोटेंट कोमा में करा सकता है, आप इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे कन्वल्सन, सारी डिसीजेज हो सकती हैं। ये तो आप रूबरू हुए ड्रग से। फिर उसका ड्रग का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग टारगेट, ड्रग इंटरेक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, जैसे सल्फोनामाइड पूरी जितनी हो गई उसमें आर बदलते जाइए, पूरी ड्रग आपको अपटेंड होती जाएंगी, ठीक है। फिर ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, 4 प्रकार की क्लासिफिकेशन बताया। फिर उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन एंजाइम क्या होते हैं? केमिकल बॉडी के अंदर जो प्रोटीनेसिस ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके ड्रग के साथ बाइंड करके आपका अनदर इफेक्ट देते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप ड्रग टारगेट इंटरेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव साइट क्या हुई, फिर एलोस्टेरिक साइट क्या हुई, ये सारी चीज़ें बताते हुए आप मतलब इधर के बेसिक पोर्शन खत्म करते फिर आप आए पूरा इधर थेरेपेटिकल एक्शन ऑफ ड्रग में। थेरेपेटिकल एक्शन ऑफ ड्रग में पहले मैंने पढ़ा एंटी हिस्टामाइन, सेकंड नंबर पे एंटी हिस्टामाइन पढ़ा, पहले पढ़ा है आपको एंटी एसिड, एंटासिड मतलब एसिड के खिलाफ एंटासिड, फिर एंटी हिस्टामाइन, फिर उसके बाद आप पढ़े पूरा एंटी माइक्रोबियल, उसके पहले पढ़ाया मैंने आपको, देखिए एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, और ये सारी चीज़ें किस में आई? आपकी एंटीपायरेटिक में आई, उसमें पहले। उसके बाद एनाल्जेसिक पढ़े जो दर्द निवारक है, एंटीपायरेटिक जो बुखार, यानी पायरस का मतलब होता है हीट, हीट से खिलाफ है, यानी टेम्परेचर को रिड्यूस करें, एंटीपायरेटिक, ये खत्म हुआ। फिर उसके बाद आप 3 चीज़ पढ़ें, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और आपका डिसइंफेक्टेंट, ये खत्म करते हुए पूरा आपका एंटी माइक्रोबियल खत्म हुआ। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये अगेंस्ट दिया जाता है फर्टिलिटी, ये इसे कहते हैं आप कंट्रोल पिल, बर्थ कंट्रोल पिल, जो कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। ये केमिकल ड्रग प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से मिली हो सकती हैं या प्रोजेस्टेरॉन से मिलकर बनी हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन से जो मिलके बनी वो नॉर्थइंडिरॉन है, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से मिली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो नोवेस्ट्रॉल है, इथिल एस्ट्रेडियोल है। तो ये खत्म हुआ आपका आज का बेसिक चैप्टर का पहला लेक्चर, यानी आपकी पूरी ड्रग खत्म होगी। अब फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ाना है मुझे। फूड प्रिजर्वेटिव में क्या पढ़ना है आपको फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ना है, और आपको पढ़ना है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जैसे कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग चीज़ें दी जाती हैं, आपका डायबिटिक पेशेंट है तो उसको स्वीट का टेस्ट आता है लेकिन कैलोरी नहीं मिलती, तो वो पढ़ना है फूड में। फिर उसके बाद आपको क्लींसिंग एजेंट, सोप और डिटर्जेंट, धुलाई कैसे करनी है वो पढ़ाना है। फिर कॉस्मेटिक, सुंदरता कैसे बढ़ानी वो पढ़ाना है। तो वो 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंपॉर्टेंट। जैसे नीट 2020 क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव, इसके लिए पूछा तो आप क्या बताएं? सेटिल ट्राइमिथिल ब्रोमाइड, सेटिल ट्राइमिथिल कैटाइनिक डिटर्जेंट है, क्या है? कैटाइनिक डिटर्जेंट के एग्जांपल क्या है? सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये है कैटाइनिक डिटर्जेंट। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट, अनायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, लिक्विड डिश वॉशिंग, सोप, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक की कुछ बातें बताएंगे, यानी धुलाई कैसे करनी है, खूबसूरती कैसे बढ़ानी है, और आप फूड प्रिजर्वेटिव में कैसे मिला सकते हैं, क्या क्या है वो सारी चीज़ें पढ़ाते हुए पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। यानी थोड़ा सा बेसिक चैप्टर बचा, बेसिक, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये बेसिक था, ड्रग था, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाने के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके डिमांड पे जो भी आप कहेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो बताइए, मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।